नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज एक नए ही एक्ट का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है BNSS। यानी B स्टैंड्स फॉर भारतीय, N स्टैंड्स फॉर नागरिक, S स्टैंड्स फॉर सुरक्षा एंड अगेन S स्टैंड्स फॉर संहिता। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नाम है BNSS का। इसको भी आपको जानना जरूरी है, यहां से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें बीएनएस से तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उन्होंने सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा, बट बीएनएसएस से एक दो क्वेश्चन उन्होंने किसी की शिफ्ट में पूछे थे। और बीएनएसएस अपने आप में बहुत जरूरी है। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब, एक बार प्लीज मुझे बताइए और अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखाइए। फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। मयंक, विशाल, शिवम, राहुल, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत शानदार। आइए बहुत शानदार दोस्तों, आइए सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नए टॉपिक को शुरू करने चल रहे हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। आराम से बैठ करके सुनना है, समझना है, देखना है चीजों को और नोट करना है। ठीक है, अपने नोट्स जरूर बनाया करो दोस्तों। देखो, ये संस्था की दरिया दिली है कि वो बोर्ड पीडीएफ आपको देते हैं। ठीक है, दरिया दिली तो नहीं, फिर आपको लगेगा क्यों भाई वैसे नहीं दे रहे हो, ऐसा लगेगा। दरिया दिली नहीं, मतलब ये संस्था अपनी जिम्मेदारी समझती है कि आपको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। तो आपको ये हाथ हाथ से लिखी हुई बोर्ड पीडीएफ भी दी जा रही है, आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी दी जाती है। बट अपने नोट्स में जो मजा रहता है, अपने हाथ से जो बनाते हैं, उसका आनंद अलग ही आता है। उससे एक साथ कई फायदे होते हैं। एक तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है, जब आप लिखोगे तो आपका पूरा ध्यान यहीं रहेगा। अगर आप बैठ के सुनते रहोगे तो थोड़ी देर में उबासी आ सकती है। तो बैठ करके, हाँ, बैठ करके आप लिखते रहोगे तो आपका पूरा अटेंशन रहेगा। एक बार सुन रहे हो, एक बार लिख रहे हो, तो वो समझ में ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेन कहाँ गया? शुरू करते हैं हमारा BNSS। ठीक है, BNSS, और ये भी 2023 का ही कानून है। ठीक है, बट अब आज पहली बार मैं लिख रहा हूं BNSS, उसके बाद नहीं लिखूंगा। और सुनो, आज कौन सी क्लास है? अगर टोटल क्लास देखी जाए तो आज क्लास 27 है, जहां तक मुझे याद है और मैं चीजें समझा रहा हूं। अब बीएनएस में ऐसे नहीं लिख देंगे, हम सीधे नहीं चले जाएंगे कि बीएनएस में धारा नंबर ये वाली ये कहती है, ये वाली ये कहती है, ऐसे नहीं। पहले थोड़ा सा बीएनएसएस को जानेंगे कि भाई बीएनएसएस क्या है। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि बी से तो क्या आया? बी से तो आया भारतीय। क्या आया? और इसको इंग्लिश में कुछ नहीं कहते, बस यही कहते हैं भारतीय। एन से आया नागरिक, एन से आया नागरिक। एस से, इस वाले एस से आया सुरक्षा, इस वाले एस से आया सुरक्षा, और इस आखिरी वाले एस से आया संहिता। क्या आया? संहिता। संहिता, 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 जो भी आप कह सकते हो, संहिता, जो भी आप कह सकते हो वो आप कहें। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम है, और शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? BNSS कहा जाता है। ये आप समझें, ये आप जान करके चलें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो अब यहां पर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई, एक सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये है क्या? ये है क्या? BNSS है क्या? ये भी तो आना चाहिए भाई। अब इतना तो हमको पता ही है कि भाई ये एक कानून है, बट ये है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने जाना था कि BNS क्या है,
ये जाना था हमने। बीएनएस एक कानून है, ये तो सबको पता है, बट क्या है उसमें, क्या है उसमें? तो बीएनएस में कौन सा कार्य अपराध है ये बताया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो अपराध, यानी अपराधों की परिभाषा है। आपने देखा था हमने सब क्या किया कि भाई ऐसा करने से ये एक्ट हत्या कहलाता है, ये एक्ट आपका चोरी है, ये लूट है, ये डकैती है, ये चोट है, ये गंभीर चोट है। तो क्या क्या मतलब आपके अपराधों की परिभाषा दी गई है बीएनएस में, और साथ में उनके दंड का प्रावधान भी वहां पर किया गया है कि कौन सा अपराध है, किस कार्य को क्या अपराध कहते हैं और उसकी सजा क्या होगी, यह बताया गया है बीएनएस में। परंतु अगर हम बीएनएसएस को देखें तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इसमें क्या बताया गया है, ये क्या चीज है। तो आपको समझना है, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा। जब हमने पूछा ये है क्या, तो एक नंबर पर हम लिखेंगे यह एक कानून है, यह एक कानून है, यह एक कानून है, यह एक कानून है। चलो, यह एक कानून है, तुरंत दिमाग में आएगा कैसा कानून है, ठीक है, कैसा कानून है। तो कानून भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के कानून होते हैं आपके। उन्हीं में एक कानून होता है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजर, प्रक्रियात्मक कानून, यानी कि उसमें किसी प्रक्रिया को दिखाया गया हो, उसमें किसी प्रक्रिया प्रोसीजर को दिखाया गया हो। प्रोसीजर किस चीज का होता है, प्रोसीजर किस चीज का होता है? जैसे आप कहो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी प्रोसीजर है। आप जाओगे आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करोगे, देन आपको उधर से फोन आएगा, कॉल आएगी, कुछ भी पता आएगा, आप जाकर के टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद क्या होगा कि आपको फिर एक जैसे कह देते हैं लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा, जिसको लर्निंग लाइसेंस या कच्चा लाइसेंस भी कह देते हैं, वो मिलेगा। वो जब आप चला लोगे महीना भर बाद, तो उसके चलाने के महीना भर बाद फिर आपको पक्का लाइसेंस यानी कि प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आप तो ये हुई प्रक्रिया, एक प्रोसीजर हुआ। तो आपको यहां पर लिखना है कैसा कानून है, एक प्रक्रियात्मक कानून है। कैसा? एक प्रक्रियात्मक कानून है, प्रक्रियात्मक कानून है। अब आप पूछोगे कि सर यहां पर प्रक्रियात्मक कानून तो है, पर किस तरह की प्रक्रिया यहां पर बताई गई है, यानी कि प्रोसीजर, प्रोसीजर को यहां पर दिखाया गया है। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, देखो हम क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते चले जा रहे हैं। जिस दिमाग में क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आते हैं वो हेल्दी दिमाग है, और जिस दिमाग में क्वेश्चन के बाद आंसर 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 आते हैं तो उस दिमाग को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हाँ, बोर्ड को ब्लू नहीं रख सकते बाबू, ये ठीक रंग है बिल्कुल, ये आपकी आंखों के लिए भी ठीक है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान रखो। तो जैसे ही हमने पूछा कि बीएनएस क्या है, तो हमने बोला एक कानून है, एक लॉ है। कैसा लॉ है? तो हमने बोला प्रक्रियात्मक कानून है, एक प्रोसीजरल लॉ है, एक प्रोसीजर वहां पर बताया गया है। तो एकदम पूछा जाएगा कैसा प्रोसीजर, एकदम प्रश्न आएगा कैसी, है ना, कैसी प्रक्रिया, कैसा प्रोसीजर, किस चीज का प्रोसीजर वहां पर आएगा। तो अब आपको यहां पर बात सीधे सीधे और सरल शब्दों में समझ लेनी है कि बीएनएस बताता है कि अपराध क्या है और परिभाषा क्या है। बट अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, यानी कि उसको उसके दंड तक पहुंचाने के लिए, और अगर कोई अपराधी है तो कोई पीड़ित भी होगा, है ना, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है। मान लिया आप मुझे आकर के लूट लो तो मैं तो पीड़ित हुआ, आप हुए अपराधी। तो आपको दंड मिलने तक के जितने प्रोसीजर हैं, आपको जैसे ही अपराध होगा तो एफआईआर या रिपोर्ट इत्यादि दर्ज होगी। दर्ज होने के बाद आपको अगर छोटा मोटा अपराध होगा तो आपको बुलाया जाएगा। अभी पता लगेगा अपराधों के भी कितने प्रकार हैं, है ना, शमनीय, अशमनीय, जमानतीय, गैर जमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय, ये सब पता लगेगा आपको भी। तो किस टाइप का अपराध है उस हिसाब से चीजें पता लगेंगी। तो आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो ये आपको बुलाया जाएगा, समन जारी करे जाएंगे। अगर आप समन पर नहीं पहुंचते हो तो आपका गिरफ्तारी वारंट जारी होगा।
ठीक है। अब फिर आपको पुलिस उठाने आएगी, पुलिस उठा करके आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के या जज के सामने पेश करेगी, वहां पर जांच होंगी, वहां पर ट्रायल चलेंगे, सुनवाइयां होंगी, सुनवाइयां होने के बाद दंड मिलेगा। दंड मिलने के बाद कौन उसको प्रभावी बनाए रख सकता है, कितने समय में फैसला करना होगा, ये सारी की सारी चीजें, मतलब अपराध होने से लेकर और अपराधी को दंड तक तथा पीड़ित को न्याय तक के जितने प्रोसीजर हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। अब पीड़ित को न्याय और अपराधी को दंड तक मिलने की सारी प्रक्रियाओं का जिक्र इस बीएनएसएस में किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज होगी, किस तरह का अपराध है, कौन गिरफ्तारी करने आएगा, इस तरह से बहुत अच्छी बातें यहां पर। तो कैसी प्रक्रिया, तो आपको बोलना पड़ेगा, सीधे सीधे बोलो, अपराधी को दंड तक, अपराधी को दंड मिलने की प्रक्रिया, अपराधी को अपराध से, अपराधी को अपराध से, बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूं, अपराधी को अपराध से दंड तक की प्रक्रिया, दंड मिलने तक की, दंड मिलने तक की, दंड मिलने तक की, दंड मिलने तक की प्रक्रिया है ना। वो पूछा ना कैसा प्रोसीजर है, तो अपराधी को अपराध करने से लेकर दंड तक की प्रक्रिया, और पीड़ित को, पीड़ित मतलब विक्टिम है ना, अब पीड़ित को अपराध से न्याय तक, न्याय मिलने तक की प्रक्रिया, न्याय मिलने तक की प्रक्रिया, न्याय मिलने तक की प्रक्रिया कौन है ना, कैसे, इतनी प्रक्रिया सब सुनो आप ध्यान से। कैसे, अपराध हुआ, रिपोर्ट दर्ज हुई, समन जारी होंगे, कौन सुनवाई करेगा, मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट में भी कौन सुनवाई करेगा, द्वितीय श्रेणी करेगा, प्रथम श्रेणी करेगा, सीजेएम करेगा, सिविल जज करेगा, आपका जो सेशन जज होता है, जिला जज है वो करेगा, हाई कोर्ट करेगा, या उसके ऊपर के कोर्ट्स हैं वो करेंगे। कौन कितनी सजा दे सकता है, कौन मामले की सुनवाई करेगा, कैसे कैसे सुनवाइयां होंगी, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिस कानून में बताई गई हैं उसको बीएनएसएस कहा गया है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हुआ पॉइंट। पहला लेक्चर ऐसा ही रहता है, पहला लेक्चर एक्चुअल में लेक्चर जैसा ही रहता है। बात समझ में आई, बीएनएसएस है क्या, किस किस को समझ में आ गई, थम्स अप करो। किस किस को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला है। बताओ दोस्तों। बताओ दोस्तों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं। हाँ जस्ट अ मिनट, ओके डन, ठीक है। तो अपराधी को अपराध से लेकर दंड मिलने तक की प्रक्रिया और पीड़ित को अपराध से न्याय मिलने तक की प्रक्रिया। अब यहां पर एक चीज जाननी है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्या है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बीएनएसएस ने, बीएनएसएस एक क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किस कानून का स्थान लिया, किस कानून का स्थान लिया, यानी कि किस कानून के स्थान पर अब ये एनफोर्स हुआ है, ये आपका आया है। ऑप्शन ए आपका यहां पर आ जाएगा आईपीसी, यानी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट ना, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपका आ गया। और सी इसमें आया CRPC, CRPC मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के उत्तर देना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ, उत्तर दो, उत्तर दो। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रबल चांसेस हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन कहां पूछा गया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में कि बीएनएस ने किस कानून का स्थान लिया है। तो आपको बात बहुत ध्यान से पकड़नी है कि बीएनएसएस एक प्रक्रियात्मक कानून है और इसने सीआरपीसी का स्थान लिया, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी दंड प्रक्रिया संहिता, ये ऑप्शन आ जाएगा। आईपीसी का स्थान अगर किसी ने लिया है तो आपको पूछना है आईपीसी का स्थान, स्थान, है ना, आईपीसी का स्थान लिया किसने? आईपीसी का स्थान लिया है बीएनएस ने। किसने लिया है? बीएनएस ने। आईपीसी की जगह बीएनएस लागू है और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस लागू है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। चलो, ये लिख लिया। अब यहां पर कुछ बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी एक्ट को शुरू करेंगे तो आपको एक बात बहुत अच्छे से वहां पर पता लगेगी, वो ये होगी कि उस एक्ट का, ठीक है, उस एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, उसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वो एक्ट कब अधिनियमित हुआ, इनेक्ट हुआ, संसद ने उसको बना करके तैयार कर दिया, किस दिन राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किए, और किस दिन से वो इंडिया में या इंडिया के नागरिकों पर एनफोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इन सब तिथियों को, इन सब जानकारियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, चलो अब यहां पर सीआरपी, इसके बीएनएसएस के बारे में कुछ चीजें लिखें आप। बीएनएसएस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले लिखना है कि कौन सी तारीख को अधिनियमित हुआ। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लें, में बहुत अच्छे से जान लें, अधिनियमित कह लो या अधिनियमित को ही पारित होना कहते हैं, ठीक है, पारित होना कहते हैं, या इसी को इनेक्ट होना कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेक्ट होना कहते हैं। तो बाबूजी आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों के तीनों एक्ट एक ही दिन संसद से पारित हुए और एक ही दिन ये पूरे भारत में लागू हुए हैं। आईपीसी क्या है? आईपीसी बीएनएस का पुराना फॉर्म है। तो अगर अधिनियमन तिथि के बारे में बताओ, आईपीसी की अधिनियमन तिथि क्या है, उसकी बीएनएस की अधिनियमन तिथि क्या है, बताइए दोस्तों, उसकी अधिनियमन तिथि आपकी क्या है? तो आपको यहां पर, ठीक है, आपको यहां पर बोलना पड़ेगा कि अधिनियमन तिथि है 25 दिसंबर 2023। कौन सी? 25 दिसंबर 2023 को यह अधिनियमित हुई या ये पारित हुई या ये इनेक्ट हुई। चलो, बहुत बढ़िया। अब जब ये हो गई तो ये लागू कब हुई? लागू होना अलग है ना, लागू होना या प्रवर्तन, या क्या होना, या प्रवर्तन, या इसी को कह देते हैं एनफोर्समेंट। क्या कह देते हैं? एनफोर्समेंट, कि किस दिन ये पूरे भारत में लागू हुआ। तो ये डेट भी बिल्कुल सेम है। कौन सी है? ये है 1 जुलाई 2024। जो बीएनएस की है वही, ये दोनों की दोनों डेट्स वही हैं। 1 जुलाई 2024 को ये पूरे भारत में लागू हो गई। ठीक है, पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि भाई कुल अध्याय कितने हैं इस पूरे के पूरे, उसमें कुल अध्याय कितने हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं इस पूरे के पूरे एक्ट में, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे एक्ट में चैप्टर्स हैं 39। कितने? 39 चैप्टर्स इसमें हैं।
39 अध्याय इसमें है। अब सबसे ज्यादा जरूरी एक एक चीज है, कुल धाराएं कितनी है ना, टोटल सेक्शंस, टोटल सेक्शंस यहां पर कितने हैं, तो टोटल सेक्शंस आपको बताने हैं 531। और भाई साहब ये सारी चीजें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी जब ढंग से पेपर पूछा जाएगा तो ये सब चीजें पूछी जा, ये इस बार पूछी जानी चाहिए थी, इस बार पूछी जानी चाहिए थी ये सब चीजें, पर मूर्खानंद महाशयों ने पता नहीं कहां से पेपर बनाया, क्या किया क्या नहीं किया, ये कुछ पूछा ही नहीं। ये सब चीजें पूछते तो पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ता, अच्छा पेपर होता। कुल धाराएं, और यहां पर आपको ध्यान से देखना है कुल अनुसूचियां कितनी हैं, शेड्यूल्स कितनी हैं, कुल अनुसूचियां, कुल अनुसूचियां कितनी हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स, शेड्यूल्स कितनी हैं, तो शेड्यूल्स आपको बोलनी पड़ेंगी, शेड्यूल्स हैं 2, कितनी, 2 शेड्यूल्स, 2 अनुसूचियों का जिक्र यहां पर किया गया है, जिसमें उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी पहली अनुसूची है, जो आपकी पहली अनुसूची है वह अपराधों के वर्गीकरण के संदर्भ में है, किसका, अपराधों का वर्गीकरण, अपराधों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन लिख दूं क्या मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस क्या क्या बातें वहां पर बताई गई हैं, किस तरह का क्लासिफिकेशन वहां पर किया गया है। तो अपराधों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, अपराधों का वर्गीकरण किया गया है कि यहां पे ऐसे खींच लेते हैं कि वो जमानतीय हैं या नहीं, है ना, जमानतीय, जमानतीय मतलब बेल मिलेगी या नहीं, जमानतीय हैं या अजमानतीय हैं, है ना, ये बताया गया है, जमानतीय हैं या अजमानतीय हैं। दूसरी बात क्या आई है, वो संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब गंभीर अपराध वाले, संज्ञेय हैं या असंज्ञेय हैं, यानी कि कॉग्निजिबल हैं या नॉन कॉग्निजिबल हैं, ये बात बताई गई है। और तीसरी बात वहां पर बताई गई है कि वो शमनीय, शमनीय मतलब कंपाउंडेबल, जिनमें समझौता हो सकता है, ठीक है, जिनमें समझौता हो सकता है, कि शमनीय हैं या अशमनीय हैं, ये बात वहां पर बताई गई है। और भी, और साथ में वहां पर यह भी बताया गया है अपराधों के वर्गीकरण में ही, यहीं पर एक बात और बताई गई है कि कौन सा, है ना, कौन मैजिस्ट्रेट, है ना, कौन सा मैजिस्ट्रेट या कौन सा जज ट्रायल करेगा, है ना, कौन सा जज या कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, ये सारी बातें अपराधों के वर्गीकरण में बताई गई हैं कि अपराध में जमानत, इस ये अपराध करेगा तो जमानत मिल जाएगी, बाहर से जमानत मिलने का मतलब है थाने से ही जमानत हो जाती है, एडवांस में ही बेल हो जाती है, आराम से बेल हो जाएगी। तो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है ना, संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल है या आपका नॉन, आपका क्या बोलते हैं उसको, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, साथ में कौन मजिस्ट्रेट या जज सुनवाई करेगा, ये सारी बातें उसमें हैं। जबकि अगर आप यहां पर दूसरी अनुसूची के बारे में बात करोगे तो उसमें फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है, प्रारूप, अलग अलग तरह के फॉर्म्स जो आपके कानूनी कार्रवाई में लगते हैं, ये सारी बातें वहां पर आपकी आ जाती हैं। बताओ, दिख नहीं रहा है सर, लो मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूं उसको, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपको दिखे ना, देखो, ठीक है, नोट करो इन सब चीजों को, ठीक है, शमनीय, जमानतीय, गैर जमानतीय, अजमानतीय, हाँ अभी दिख जाएगा, देखो, संज्ञेय असंज्ञेय, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं उसको ना, ये देखो अब दिखाई दे जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, एफआईआर एनसीआर में सब आएगा, एफआईआर एनसीआर, आप चिंता मत करो। हम्म, बताओ, हाँ लाइट पड़ रही है, वो मैंने नीचे कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नहीं, सारी धाराएं 531 की 531 थोड़ी पढ़ोगे। वहां पर 358 थी बीएनएस में, सारी थोड़ी पढ़ के आए, जो जरूरी है उनको पढ़ाए। इसमें उससे कम टाइम लगेगा, ये मुझे लगता है ज्यादा 8-10 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम इसको। आरती बताएंगे, धैर्य रखियो बच्चे। हाँ, नहीं प्रारूप नहीं, प्ररूप होगा, प्ररूप ही लिखा है वहां पर, ठीक है, एक्ट में प्ररूप ही लिखा है। चलो, सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है। हाँ, कलर विजन में तो दिक्कत, कलर विजन वालों को तो पास नहीं करते शायद। बाकी एक बार मेडिकल करा लेना, बाकी देख लेना, कुछ लोग पुलिस में होंगे तो उनसे बात कर लेना आप, संज्ञेय और असंज्ञेय। अब देखो ध्यान से, अच्छा, जब हमारे पास पुराना कानून था, है ना, जब हमारे पास सीआरपीसी थी, तो हम लोग, हाँ, ये क्लासिफिकेशन तो बताया है, अपराधों को इस तरह से बांटा गया है कि भाई वो गैर जमानती है, जमानती है, ये सब क्लासिफिकेशन तो है बच्चे। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, आपके कमेंट्स देख करके दिमाग से निकल जाती हैं चीजें एकदम से। सब बताएं, अपराधी तो अपराध करने वाले को कहते हैं, उसके बारे में क्या बताना है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुने, ध्यान से आप जाने, उससे क्या होगा। अब जब हमारे पास सीआरपीसी थी और उसमें हमने लगभग 1970 के दशक में संशोधन भी कर लिया था, ठीक है भाई, बीएनएस का तो समझ में आता है कि भाई आईपीसी 1860 से चली आ रही थी, आज 2026 है, 2023 के आसपास, 2023 में हमने नया कानून लाने के बारे में सोचा। बट ये जो सीआरपीसी थी 1974 के आसपास हमने इसको रिन्यू किया था, और इसी को मतलब इसमें काम किया था हमने, तो उससे तो काम चल सकता था। तो ऐसा क्या हो गया कि हमको सीआरपीसी की भी जगह बीएनएसएस लाना पड़ा। तो कुछ कमियां थी पुराने वाले कानून में, प्रक्रिया में, जिनको हमने ठीक किया। जैसे एक सबसे बड़ी बात थी क्या, कि कहीं पर भी जब अपराध होता था, तो जब हम थाने में पहुंचते थे, तो थाने में जो थानेदार हैं या अधिकारी हैं, वो कह देते थे हमारे एरिया का मामला नहीं है, उस थाने में चले जाओ। उसमें जाते थे, वो कह देते हमारा नहीं है, वहां चले जाओ। वो जिससे मामला न लिखना पड़े, इसलिए वो भटकते रहते। साथ में आज के समय में डिजिटल एरा है, तो जब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एफआईआर इत्यादि ऑनलाइन क्यों नहीं दर्ज की जा सकती। जब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कोर्ट में जो गवाही देना है या सबूत पेश करना है, वो डिजिटली क्यों नहीं हो सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, जब सब चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं, तो न्याय को इतना लटकाया क्यों जाता है कि साल दर साल वो लटका ही रहे, 20-20 साल हो जाते हैं, 30-30 साल हो जाते हैं। एक समय अवधि क्यों नहीं फिक्स करते हम, एक टाइम टेबल क्यों, एक टाइम पीरियड क्यों नहीं बाउंड करते कि भाई इतने मामले, इतने इस तरह के केसेस को इतने टाइम में निपटा देंगे। जब हमारे पास सुविधाएं हैं, हम मामलों को जल्दी सुन के क्यों नहीं खत्म करते, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो कॉन्सेप्ट है उनको क्यों नहीं लेके आते। अगर हमारे पास आज साइंस इतना डेवलप है, तो हम सबूतों को और अच्छे से इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं बुलाते क्राइम सीन्स पर। तो यही सारी चीजें पुराने कानून में नहीं थी, क्योंकि 1970 के दशक में देश इतना भी डेवलप नहीं हुआ था और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी आई थी। तो इसी तरह के कुछ सुधार करने के लिए नया कानून लाया गया। और यहां पर ध्यान, हाँ, ये ध्यान रखो आप। अब यहां पर आपको समझना है बीएनएसएस की विशेषताएं, कि भाई क्या क्या नई नई विशेषताएं इसमें आई और इसको किस लिए लाया गया। तो आपको यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने, फिर हम सीधे एक्ट में एंटर हो जाएंगे और चीजों को देखने, सुनने, समझने का प्रयास करेंगे। पहला दिन तो किसी भी एक्ट के लिए, जैसे बड़े एक्ट हैं तो फाउंडेशन डे ही होता है पहला एक्ट। तो जैसे सबसे पहली विशेषता या उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि एफआईआर चार्जशीट क्या होती है, जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जो आप लोग बनोगे जाकर के विवेचना करने वाले। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है यह भी पता लगेगा हमको। सबूतों को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको
इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, उसको अन्वेषण कहा जाता है। अनुधनएषण, अन्वेषण यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना। तो अन्वेषण करने वाले, अन्वेषणकर्ता अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब सारी जांच कर ले, सब जांच नहीं, जब सारी सबूत इकट्ठे कर लेता है और सारे काम करता है और एक पूरा का पूरा कागज, एक रिपोर्ट लगाता है, तो उसको चार्जशीट कहा जाता है। तो एफआईआर, चार्जशीट्स, गवाह के बयान, गवाह, गवाह मतलब विटनेस, गवाह मतलब विटनेस, गवाह मतलब विटनेस, बयान मतलब आपके स्टेटमेंट्स। मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है जुकाम हो गया है, उसकी वजह से एक मिनट में जल ले लेता हूं थोड़ा। एनसीआर बताएंगे बाबू, जब जाएंगे एफआईआर एनसीआर में सब अंतर बताएंगे। उससे पहले मुझे संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध भी तो समझाना पड़ेगा। उससे पहले मैं कैसे बता दूं अभी आपको। मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, आपको कैसे लगा? मैं खैनी गुटखा वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता हूं भाई। मैं सैड नहीं हूं, मैं एनर्जी डाल रहा हूं इसमें। शमनीय अशमनीय मैं बताता तो हूं, आपका ध्यान कहां रहता है। जब मैंने शमनीय बताया, शमनीय को मैंने बताया कि कंपाउंडेबल कहते हैं, यानी कि ऐसे मामले, शमनीय मामले यानी कि ऐसे मामले जिनमें समझौता हो जाता है। समझौता तो आपका ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में, गंभीरता से सुना करो आप। और अशमनीय, मतलब नहीं, शमनीय मतलब समझौता नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल। तो गवाह के बयान यानी कि स्टेटमेंट, और सबूत यानी कि प्रूफ्स। बयान या सबूत, बयान या सबूत, बयान मैं फिर भी लिख देता हूं, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट, और सबूत मतलब आपके एविडेंसेस, एविडेंस, एविडेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में भी, और डिजिटल फॉर्म में भी, डिजिटल फॉर्म में भी, फॉर्म मतलब डिजिटल रूप में भी स्वीकार किए जाएंगे। कैसे? स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, है ना, स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करनी है तो आप ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का मतलब क्या है कि ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से, हाँ इंटरनेट के माध्यम से। नहीं, आपको वहां लगा मैंने वहां जाके पानी पिया है। तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चार्जशीट को ऑनलाइन डाल सकते हैं, है ना, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और कोर्ट उनको स्वीकार करेगा। और गवाहों के, विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस होंगे वो भी डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन स्वीकार किए जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो एफआईआर वाला। किसका? जीरो एफआईआर वाला। तो जीरो एफआईआर का मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई कोई एफआईआर नहीं होगी, नहीं ऐसा थोड़ी है। हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। जीरो एफआईआर का मतलब है कि ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर एफआईआर, यानी कि चाहे अपराध कहीं पर भी हो, आप किसी भी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हो और वो थाना मना नहीं कर सकता। अगर आपके साथ मुजफ्फरनगर में कोई अपराध हो, मैं मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं और आपको कुछ समझ में नहीं आया, इतने आप गए, इतने आप मेरठ पहुंच गए, तो आप मेरठ में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, जो भी थाना, जो भी चौकी वगैरह आपको नजदीक लगे। वो ये नहीं कह सकते कि भाई मुजफ्फरनगर में अपराध हुआ है वहीं जाकर के एफआईआर लिखवाओ, नहीं। यही इस चीज का फायदा है कि भाई आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, आप ऑफलाइन भी करवा सकते हो। और यानी कि क्या, कि अपराध होने पर, अपराध होने पर, अपराध होने पर, है ना, किसी भी थाने में, थाने में लिखने से बढ़िया है पुलिस स्टेशन लिख लें। किसी भी पुलिस स्टेशन पर,
किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की करवाई जा सकती है, एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं करेगा और मना नहीं करेगा। ठीक है, मना नहीं करेगा। ठीक है, अपराध होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है और वो पुलिस अधिकारी जो उस पुलिस स्टेशन में होगा एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, आप कहीं भी करवा दीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान से सुने और समझें। हाँ, बोलो, बात समझ में आई? कैसा भी, किसी भी थाने में, फिर भी हाँ, बाद में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, बाद में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और समझते हैं चीजों को। तीसरा पॉइंट लिखो यहां पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जांच यानी कि इंक्वायरी, जांच मतलब कि इंक्वायरी, इंक्वायरी, आरोप, जांच आरोप होते हैं, चार्जेस, चार्जेस, जांच आरोप, जांच आरोप तय करने के लिए, तय करने और फैसले मतलब कि जो भी वर्डिक्ट सुनाया जाएगा फैसले के लिए एक एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, यानी कि कितने टाइम में जांच हो जानी चाहिए, है ना। एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कि इतने टाइम में जांच कंप्लीट हो जानी चाहिए, इतने टाइम में आरोप तय हो जाने चाहिए और इतने टाइम में फैसला आ जाना चाहिए। इसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड या डेडलाइन फिक्स करी गई है, यह ध्यान रखें। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे, आप गंभीरता है नहीं। हम क्यों नॉनवेज, अरे भाई पागल, ये वैष्णव तिलक लगा करके और मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूं भाई। हाँ, देखो आपको लगता होगा कि लोग पता नहीं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। प्याज लहसुन जो है ये सबके लिए निषिद्ध नहीं है, सबके लिए मना नहीं है, सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं, सब हर कोई खा सकता है, सब्जी तो है, इसके गुण भी होते हैं आयुर्वेद के। परंतु ये उन लोगों के लिए निषिद्ध है जो अध्यात्म का बोध करना चाहते हैं, जो अध्यात्म की चरम अवस्था में जाना चाहते हैं, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको अपना जो आत्मा है, अपनी आत्मा का जो दर्शन करना चाहता है, उसका अनुभव करना चाहता है, उसके लिए सात्विक, है ना, सब तीन गुण होते हैं, सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण। तमोगुण सबसे नीचे, उससे ऊपर रजोगुण, उससे ऊपर सतोगुण। इनसे जब पार हो जाते हैं तो गुणातीत अवस्था आती है, तब वह ब्रह्म का दर्शन होता है, तब साधक सिद्ध हो जाता है। तो ये उन गिने चुने लोगों के लिए है जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत बात नहीं। कितना समय निश्चित है ये आगे आएगा अभी। ठीक है, ये ध्यान रखो। इसलिए प्याज लहसुन छोड़ना नहीं है। देखो, छोड़ना क्या चाहिए, छोड़ना चाहिए फरेब, झूठ, दुष्टाचरण, इस तरह का। ठीक है, बाकी हर किसी के लिए ये नियम नहीं है कि भाई हर कोई खाए प्याज लहसुन, खाएं, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग, अलग पेन से लिखेंगे ना जब हमारे पास इतने सारे पेन्स हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक सबूत गवाहों के बयान, गवाहों के बयान
और घटनाओं की रिकॉर्डिंग, है ना। एक मिनट रुको, वीडियो रिकॉर्डिंग, एक मिनट, माफी चाहता हूं, मैंने गलत लिख दिया शायद। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग में गवाहों के सबूत, गवाहों के बयान, क्या हो रहा है, दिमाग चल जाता है कई बार। गवाहों के बयान, घटनाओं की रिकॉर्डिंग। आपने देखा होगा जैसे किसी को मार रहे हैं तो वीडियो बना ली उन्होंने, घटनाओं की रिकॉर्डिंग, घटनाओं की रिकॉर्डिंग। ये ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत स्वीकार किए जाएंगे, कोर्ट में स्वीकार होंगे, स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, ये समझ के चलें। यानी कि गवाह यदि ऑनलाइन किसी वीडियो के माध्यम से अपनी बात लिख रहा है कि मेरे साथ जज साहब ऐसा हुआ, या जज भी नहीं, उसने अपनी ऐसी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और वो फिर मामला कुछ बन गया, तो कोर्ट में वो एडमिसेबल होगी, वो वीडियो एडमिसेबल होगी, उसको स्वीकार किया जाएगा। घटनाओं की रिकॉर्डिंग, यानी कि मर्डर करते हुए कर रहा है कोई, दूसरे ने वीडियो बना ली, तो कोर्ट में वो वीडियो जाएगी, तो वो सबूत के तौर पर जाएगी, मान्य होगा वो। ठीक है, जैसे कहीं भी अपराध होता है तो कोर्ट में वीडियो लग जाती है, पुख्ता सबूत हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सबूत अगर और भी कोई है तो वो भी कोर्ट में स्वीकार किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको समझ करके चलनी है। जैसे पांचवी विशेषता क्या है कि पीड़ितों को, मतलब कि विक्टिम्स को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, पीड़ितों को अधिकार ज्यादा दिए गए, पीड़ितों को ज्यादा अधिकार व सुरक्षा दी गई है, पीड़ितों को ज्यादा अधिकार व सुरक्षा दी गई है ना। और उसकी गरिमा, मतलब कि जीवन जीने का तरीके, जीवन जीने के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है, और उसकी गरिमा वह सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, वह सुरक्षा सुनिश्चित की गई, मतलब पीड़ित को कुल मिलाकर के ज्यादा अधिकार व सुरक्षा वगैरह दी गई है, सुनिश्चित की गई है, सुनिश्चित की गई है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझनी है। हाँ, एआई अगर चलेगा, हाँ बिल्कुल, ये बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी जब मैं पढ़ा रहा था कि ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। एआई चल रहा है, एआई, तो एआई वीडियो का कंफर्मेशन भी तो कोर्ट करा सकता है कि भाई देखो, इतनी तो सुविधाएं सरकार के पास होंगी, कोर्ट के पास होंगी कि किसी वीडियो का पता लगाया जा सके ये एआई है या असली है। बिल्कुल, तो पता लगाया जा सकता है उसका। तो अभी गिरिराज, अभी रुक जाओ बाबू, सब बताएंगे। ठीक है। और दो पॉइंट इसमें हमको और लिखने हैं, क्या? ये मामलों की, छठवां पॉइंट, मामलों की जल्दी सुनवाई, जल्दी सुनवाई, मामलों की जल्दी सुनवाई और निपटारा करने के लिए, और निपटारा करने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और समरी ट्रायल का प्रावधान। समरी ट्रायल, समरी ट्रायल किसको कहते हैं? समरी ट्रायल कहते हैं संक्षिप्त विचारण को, संक्षिप्त विचारण लाया गया है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण आदि जल्दी से सुनवाई करने के लिए ये सब चीजें लाई गई हैं, इन सब के बारे में बात की गई है। उसके बाद सातवां पॉइंट कौन सा है? सातवां पॉइंट क्या है? गंभीर मामलों में, गंभीर आपराधिक मामलों में, गंभीर आपराधिक मामलों में, किसी गंभीर अपराध में
मामलों में फॉरेंसिक जांच, जो फॉरेंसिक जांच होती है, फॉरेंसिक जांच को जरूरी बनाया गया है, जांच को जरूरी बनाया गया है, जरूरी बनाया गया है, फॉरेंसिक जांच को जरूरी बनाया गया है कि भाई अगर गंभीर आपराधिक मामले होंगे तो फॉरेंसिक जांच उसमें करवाई जाएगी। ये सारी की सारी बातें हैं किस संदर्भ में? हाँ, आवाज की रिकॉर्ड भी मानी जाएगी, बिल्कुल। हम्म हम्म। हाँ, वो तो कोर्ट करेगा ना। देखो, यही तो व्यापार होता है, यही तो सब कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। कोर्ट का भी टाइम बचता है। हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके बारे में कभी बाद में गंभीर चर्चा करेंगे, अभी तो नहीं। निवारण क्या गलत है? क्या लिख दिया मैंने? अरे निवारण नहीं लिखा है भाई, मैंने विचारण लिखा है, निवारण कहां लिखा है? ये विचारण लिखा हुआ है, विचारण, संक्षिप्त विचारण। आप जो मैं बोलता हूं वो नहीं सुनते हो क्या? संक्षिप्त विचारण है ये, निवारण नहीं है। विचारण पहले भी सही लिखा हुआ था, मैंने और साफ करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये 6 तरह के वो हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहली तो एफआईआर, चार्जशीट और गवाहों के जो बयान हैं यानी स्टेटमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उन्हें क्या किया गया है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। जीरो एफआईआर यानी अपराध होने पर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। साथ में जांच, आरोप तय करने का समय और फैसले के, है ना, आरोप तय करना और फैसले के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है कि इतने टाइम में ही आपको मामला निपटाना होगा। यह आगे आएगा अभी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, गवाहों के बयान या घटनाओं की रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी अब एक्सेप्ट किए जाएंगे। पीड़ितों को ज्यादा अधिकार और सुरक्षा दी गई है, उसकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ में मामलों की जल्दी सुनवाई और निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण लाया गया है। गंभीर मामलों में फॉरेंसिक जांच को जरूरी बनाया गया है। ये सारी की सारी नई चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जाननी जरूरी है। तो आज हमने ये पूरी पूरी फाउंडेशन रख दी किसकी? बीएनएसएस की। आज सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। आपने बहुत सारी चीजें जानी। अब हम नेक्स्ट क्लास में धारा 1 से शुरू करेंगे और चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। समरी ट्रायल का मतलब है कि 2-3 महीने में सुनवाई करना, 1 महीने में ये सुनवाई करना, जल्दी जल्दी सुनवाई करना, है ना, फटाफट सुनवाई कर देना, ये होता है। बीएनएस और बीएनएसएस में क्या अंतर है? आप बताओ क्या अंतर है? मैंने इतने अच्छे सब चीजें एक्सप्लेन करी, आप बताओ क्या अंतर है? समरी ट्रायल को बताया तो मैंने। समरी ट्रायल का मतलब है जल्दी जल्दी सुनवाई करना, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में छोटा करके जल्दी जल्दी सुनवाई कर लेना। बीएनएस में अपराध और उनके दंड को बताया गया है, और वो अपराधी, उस अपराधी को जिसने अपराध किया है उसको दंड कैसे मिलेगा और पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा, वो तरीके, वो सब यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, अब आपका हमारा मिलना होगा सोमवार में। हाँ, हिंदी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट तो पुलिस रिपोर्ट होती है, और क्या? चलो, मिलते हैं अब अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखिए। आशा करता हूं आपको सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। 5-1 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए, फिर आपकी क्लास अगली चल जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।